एक गांव में मधु नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। मधु पर उसकी सौतेली माँ और बहन बहुत अत्याचार करती थी और उससे घर का सारा काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन जब मधु घर का सामान लेने बाजार गई तो वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो कि बेहोश पड़ी थी। मधु ये देखते ही उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उनके मुंह पर थोड़ा सा पानी डालती है। जैसे ही मधु उनके चेहरे पर पानी डालती है तो उस बूढ़ी औरत को होश आ जाता है। तभी मधु उससे कहती है, अरे बूढ़ी अम्मा, आपको अचानक से क्या हो गया था? आप बेहोश कैसे हो गयी? क्या बताऊं बेटी, इतनी कड़कती धूप में मुझे बहुत प्यास लगी थी। प्यास के मारे मैं बेहोश हो गई और वैसे भी मेरी बहुत उम्र भी हो गई है। बूढ़े शरीर में तो 1000 बीमारियां होती हैं। फिर मधु बूढ़ी औरत का अच्छे से ध्यान रखती है और जब उनकी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है तो मधु उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उसे उठाती है। फिर जब मधु वहाँ से जाने लगती है तो वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और मधु को रोकते हुए वो परी उससे कहती है, रुको मधु जी, आप कौन है? यहाँ तो वो बूढ़ी अम्मा थी ना, अचानक से इतनी जल्दी वो कहाँ चली गयी? अरे मधु, मैं ही वो बूढ़ी औरत थी। फिर परी मधु के सामने बूढ़ी औरत बनकर वापस अपने रूप में आ जाती है। मधु, मैं काफी देर से यहाँ बूढ़ी औरत के रूप में गिरी हुई थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर तुम आई और तुमने मेरी मदद की। इससे ये साबित होता है कि तुम एक बहुत अच्छी और सच्ची लड़की हो। इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। मेरे लिए कुछ है? लेकिन क्या? ये लो, 3 जादुई सोने चांदी और हीरे के लहंगे। लेकिन इन तीनों जादुई लहंगों में अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं। तीनों सोने चांदी और हीरो के लहंगे की अपनी अपनी खासियत है। जो लहंगा तुम्हें चांदी का दिख रहा है उसे पहनकर तुम बहुत खूबसूरत बन जाओगी। दूसरा जो सोने का लहंगा है उसे पहनते ही तुम पर पैसों की बारिश होगी। और तीसरा हीरे का लहंगा जो दिखने में बेहद खूबसूरत है, उसको पहनकर तुम जो भी मांगोगी तो तुम्हें उसका उल्टा प्राप्त होगा। ठीक है परी जी, इन तीनों सोने चांदी और हीरे के लहंगे के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मधु घर आकर अपने तीनों लहंगों को अलमारी में रख देती है। जिसके बाद मधु की सौतेली माँ उसके कमरे में आकर कहती है, अरे महारानी, कल मेरी बेटी रूपाली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, समझी? तो तू कल घर का सारा काम समय से पहले कर देना। ठीक है माँ। इतना कहकर मधु की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है और अगले दिन रूपाली को लड़के वाले देखने आते हैं। मधु उस दिन समय से पहले ही अपना सारा काम खत्म कर लेती है और परी के दिए हुए सोने चांदी और हीरे के लहंगों में से चांदी वाला लहंगा पहन लेती है। जिसके बाद मधु का रूप एक सुंदर सी लड़की में बदल जाता है कि तभी उस चांदी के लहंगे से एक आवाज आती है, अरे वाह मधु, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें नजर ना लगे किसी की। कौन है यहाँ? अरे मधु, डरो मत, ये मैं हूँ, तुम्हारा चांदी का जादुई लहंगा। अरे तुम बोल भी सकते हो? हाँ मधु, लेकिन तभी जब तुम मुझे पहनोगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है मेरी कोई भी सहेली नहीं है। मुझे हमेशा से कोई चाहिए था जो मुझसे बात कर सके। अब मैं हमेशा तुमसे बात किया करूँगी। ठीक है मधु, अब तुम बाहर जाओ, तुम्हारी बहन को देखने वाले आ गए हैं। मधु उस जादुई चांदी के लहंगे की बात मानकर बाहर आती है। बाहर आते ही लड़के वालों की नजर जब मधु पर पड़ती है, जो कि एक चांदी के लहंगे में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। लड़के वाले मधु को एकटक देखे ही जा रहे थे। उसकी खूबसूरती की वजह से वो रूपाली की जगह मधु को पसंद कर लेते हैं। लड़के वाले मधु को पसंद करके चले जाते हैं, लेकिन ये बात रूपाली को बर्दाश्त नहीं होती। क्यों रे, तू बाहर क्यों आई? तुझे पता नहीं कि किसी भी जरूरी काम में तेरा आना मना है, फिर भी तू यहाँ पर क्यों आई और मेरे लिए आए रिश्ते को हथिया कर बैठ गई?
लेकिन रूपाली, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ बोला तक नहीं, मैं तो बस चुपचाप खड़ी थी। तू तो चुप ही रह। और ये चांदी की तरह चमकता लहंगा कहाँ से मिला तुझे? और तो और शक्ल को इतना चमका कर आने की क्या जरूरत थी? तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। मधु बेचारी को दोनों माँ बेटी खूब खरी खोटी सुनाती हैं, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और जादुई चांदी के लहंगे से बोलती है, जादुई लहंगा, तुमने मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कहा? तुमने देखा ना माँ और रूपाली को कितना बुरा लगा और उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। मधु, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। जिसने तुम्हें बुरा भला कहा वो खुद कौन से बहुत अच्छे लोग हैं। वो खुद भी तो बहुत बुरे हैं, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वो तुम्हें ही मिला था। मैंने तो बस तुम्हें बाहर भेजा था। वो लड़का एक बहुत ही अच्छा और शरीफ घर का था, जो कि सिर्फ तुम्हें डिजर्व करता था। अब वो लड़का तुमसे ही शादी करेगा। उसके बाद रात होने पर मधु उस चांदी के लहंगे को उतार देती है और रोज सुबह उस चांदी के लहंगे को वापस पहन लेती थी। ऐसे ही एक दिन जब मधु किसी काम से बाहर गई थी तो उसको कुछ गरीब लोग भीख मांगते हुए दिखते हैं। तब मधु सोचती है कि क्यों ना सोने वाले लहंगे को पहनकर गरीब लोगों की मदद की जाए। उसके बाद मधु घर जाकर जादुई सोने के लहंगे को पहन लेती है। मधु के सोने के लहंगे को पहनते ही उसके कमरे में पैसों की बारिश होने लगती है। फिर उस जादुई सोने के लहंगे से आवाज आती है, और तुम्हें कितने पैसे चाहिए मधु? जादुई सोने के लहंगे, इतने पैसे बहुत है। इनको मैं उन गरीबों में आसानी से बांट सकती हूँ, जिससे उनकी कुछ मदद हो सके। मधु अपने घर के आसपास जितने भी जरूरतमंद लोग होते हैं उन सबको पैसों से मदद करती है। जब मधु की सौतेली माँ और बहन को उसके पैसे बांटने वाली बात की खबर लगती है तो वो मधु से कहती है, अरे ओ करमचली, ये सब क्या है? तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि तू गरीब लोगों में पैसे बांटती फिर रही है? इसके बाद मधु अपने जादुई तीनों सोने चांदी और हीरे के लहंगों के बारे में अपनी माँ और बहन को बता देती है। मधु की बात सुनकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं और उनके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। उस समय वो दोनों वहाँ से बिना कुछ कहे ही चली जाती हैं। लेकिन उसके बाद जब मधु घर पर नहीं होती तो वो दोनों उसके कमरे में जाती हैं। फिर रूपाली मधु की अलमारी से सबसे खूबसूरत हीरे वाला लहंगा निकाल कर कहती है, माँ, ये लहंगा तीनों सोने चांदी और हीरे के लहंगे में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मतलब इसका असर भी तीनों में सबसे ज्यादा होगा। तो माँ, क्यों ना मैं ये लहंगा पहन लूं? उसके बाद तो हम दोनों अपनी ऐश वाली जिंदगी जिएंगे। फिर रूपाली सबसे खूबसूरत वाला हीरे का लहंगा पहन लेती है। रूपाली को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उस हीरे के लहंगे को पहनने के बाद जो भी मांगोगे उसका उल्टा हो जाएगा। लहंगा पहनने के बाद उसको एक आवाज आती है, रूपाली, मैं तुम्हारा लहंगा बोल रहा हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? माँ और बेटी दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं कि ये लहंगा तो बातें कर रहा है। खुद को अमीर बनाने के चक्कर में वो लोग बिना कुछ सोचे समझे लहंगे को ऑर्डर देती हैं। जादुई हीरे के लहंगे मुझे बहुत सुंदर बना दो और मुझे बहुत सारा पैसा और गाड़ी दे दो। फिर क्या था, जादुई हीरे का लहंगा उसका बिल्कुल विपरीत करता है। दोनों माँ बेटी फुटपाथ पर आ जाती है और देखने में भी बिल्कुल भिखारियों की तरह हो जाती है। दोनों अपनी हालत पर वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी वहाँ से मधु गुजर रही होती है तो वो चौंक जाती है और बोलती है, अरे माँ रूपाली, ये सब कैसे हुआ और तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? रूपाली और उसकी माँ मधु को सारी बात बताती है। मधु ये सब देख और सुनकर परेशान हो जाती है और हाथ जोड़कर जादुई परी को बुलाने लगती है। देखते ही देखते वहाँ जादुई परी प्रकट होती है, जिसको देखकर मधु परी से कहती है, परी जी, मेरी माँ और बहन की हालत कितनी बुरी हो गई है, शायद उस जादुई हीरे के लहंगे की वजह से। जादुई परी मधु की बातें सुनकर उसको सारी सच्चाई बताती है कि रूपाली ने जो भी उस जादुई लहंगे से मांगा
उसे बिल्कुल उल्टा मिला। परी की बात सुनकर मधु बोलती है, परी जी, मेरी माँ और बहन ने लालच में आकर जो भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज उनको पहले जैसा कर दो और उनकी खोई हुई चीजें उन्हें वापस लौटा दो। मधु के इतना बोलते ही परी मधु की माँ और बहन को माफ करके उनको पहले जैसा बना देती है और उनकी सारी चीजें उन्हें लौटा देती है। उसके बाद रूपाली और उसकी माँ को भी एहसास होता है कि उन्होंने हमेशा ही मधु के साथ बुरा व्यवहार किया, जो कि बहुत बड़ी गलती है। जिसके बाद वो दोनों मधु से माफी मांगती हैं। फिर मधु भी उस परी को तीनों सोने चांदी और हीरे के लहंगे वापस कर देती है और कहती है, परी जी, मुझे अब इन लहंगों की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें वापस ले लीजिए। फिर वो परी मधु से तीनों सोने चांदी और हीरे के लहंगे लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और वो तीनों माँ बेटी हंसी खुशी से रहने लगती है। कुछ समय के बाद मधु की शादी उसी अमीर लड़के से हो जाती है और रूपाली की उसके छोटे भाई से। फिर दोनों हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगती है। अरे एक बार में समझ नहीं आता क्या तुम दोनों को? जब तक पहले के राशन के पैसे नहीं चुका देते तब तक तुम्हें एक मुट्ठी तो क्या एक दाना भी राशन का नहीं मिलने वाला। काका, आप तो जानते ही हैं कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। हम जल्दी ही आपके राशन के सारे पैसे चुका देंगे। अरे घर के हालात जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार मुफ्त में राशन दे दूंगा। अभी जा रही हो यहाँ से या फिर और बेइज्जती करूँ तुम्हारी? राशन वाले की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के मौजूद लोग आरती और दिव्या को देख रहे होते हैं। दोनों बहनें आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर जाने लगती हैं। तभी दिव्या का सूट एक कील में फंसकर फट जाता है। गरीबी में आटा गीला, आज फिर से ये सूट फट गया है। हे ऊपर वाले, दुनिया भर की सारी मुसीबतें क्या तूने हमारी किस्मत में ही लिखी है? दोनों बहनें उदास होकर अपने घर आ जाती हैं। वहीं उनकी माँ सुमन एक छोटी सी सिलाई मशीन पर बैठकर लोगों के कपड़े सिलने का काम कर रही थी। अरे माँ, अगर लोगों के कपड़े सिल लिए हो तो जरा अपनी बेटी का सूट भी सिल दो। क्यों, आज फिर फट गया क्या तुम्हारा सूट? और नहीं तो क्या माँ, अब तो गिने चुने 1-2 सूट ही बचे हैं, वो भी ऐसे ही फट जाया करते हैं। 2 साल हो गया है नया सूट खरीदे हुए, अब तो एक नया सूट दिला दो ना। हम कब तक इन पुराने सूट को सिल करके पहनेंगे? अब तो ये सूट सिलाई के लायक भी नहीं बचे। आरती, दिव्या, तुम दोनों जानती हो ना कि अभी घर के हालात कैसे हैं। किस तरह से मैं लोगों के थोड़े बहुत कपड़े सिलकर इस घर का खर्चा चला रही हूँ। अगर आज तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो हमें यूँ छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना न पड़ता। अपनी माँ की बातें सुन और उसकी आंखों में आंसू देख दोनों बहनें नई सूट की जिद छोड़ देती हैं। अपने पति की मौत के बाद सुमन लोगों के कपड़े सिलकर दोनों बेटियों और घर का गुजारा चलाती थी। आरती, दिव्या बेटा, मैं जरा ये सेजल को सूट देकर आती हूँ, ठीक है? सुमन जैसे ही सूट लेकर खड़ी होती है कि तभी अचानक उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। आह, मेरी कमर। माँ, आप दवाई लेकर क्यों नहीं आती हो? कब तक इस तरह कमर के दर्द को बर्दाश्त करती रहोगी? बेटा, अगर दवाई ले आई तो तुम लोग खाओगी क्या? वैसे ही उस राशन वाले का इतना कर्ज हो गया है कि अब तो घर के बाहर भी मुँह छुपा कर जाना पड़ता है। आप आराम करो, मैं और आरती ये सूट देकर आ जाएंगे। अपनी माँ को आराम करने के लिए बोलकर आरती और दिव्या सूट लेकर सेजल के घर जाती है। आरती दिव्या को फटे हुए सूट में देखकर सेजल कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? माँ ने आपका सूट सिल दिया है, वही देने के लिए आए थे। सिलाया और फाड़ दिया है तुम्हारे सूटों की तरह। पहली बार देखा है किसी दर्जी की बेटी को फटे सूट में घूमते हुए। तुम्हारी माँ गाँव भर के कपड़े सिलती है, क्या उसकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपनी बेटियों के लिए नया सूट सिल दे? सेजल आरती और दिव्या के फटे सूट का मजाक उड़ाते हुए काफी हंसती है, जिसे देख दोनों बहनों को सेजल पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कुछ न कहते हुए दोनों चुपचाप घर आ जाती हैं और सारी बात अपनी माँ को बताती हैं। हर कोई हमारे फटे सूट का मजाक उड़ाता है। अब इन फटे सूट को पहनकर हमारा तो घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। 2 दिन बाद गांव में इतना बड़ा कीर्तन होने वाला है, उसमें क्या हम दोनों बहनें ऐसे फटे हुए सूट को पहनकर जाएंगी? क्या ही इज्जत रह जाएगी गांव भर में हमारी।
अपनी दोनों बेटियों को सूट के लिए इस तरह रोता देख सुमन को काफी दुख होता है। सुमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपनी दोनों बेटियों के लिए नए सूट का इंतजाम कैसे करे। तभी अचानक सुमन की नजर उसकी सिलाई मशीन के पास पड़े ढेर सारे कतरनों पर जाती है। मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट तो नहीं खरीद सकती, लेकिन उनके लिए नया सूट बना तो सकती हूँ ना। सुमन उन सभी कतरन को लेकर आपस में एक एक कर सिलने लगती है और सारी रात जागकर अपनी बेटियों के लिए कतरनों से सूट तैयार कर देती है, जिसे पहनकर दोनों बेटियां काफी खुश होती हैं। माँ, ये सूट बहुत सुंदर है, बल्कि इससे सुंदर तो पूरी दुनिया में कोई भी सूट नहीं होंगे। अब हम आराम से कीर्तन में जा सकते हैं। आरती दिव्या अपनी माँ के बनाए हुए कतरनों के सूट को पहनकर कीर्तन में चली जाती हैं, लेकिन तभी कीर्तन में मौजूद हर कोई उन दोनों बहनों को देखकर हंसने लगता है। इन दोनों जोकरों को तो देखो, कैसे रंग बिरंगे सूट पहनकर आई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनका सूट ढेर सारे कतरनों से बना हुआ है। इन्हें देखकर तो मेरी हंसी ही रुक नहीं रही। कीर्तन में मौजूद हर औरत दोनों बहनों के सूट का मजाक उड़ाते हुए काफी हंसने लगती हैं, जिसके चलते दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने घर आ जाती हैं। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम दोनों नया सूट जल्दी पहनोगी। देखना, वो सूट इतना सुंदर होगा, इतना अलग होगा ना कि हर कोई उसे देखता ही रह जाएगा। सुमन अपनी दोनों बेटियों को हौसला देकर उन्हें शांत करवाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं। सुमन रोज की तरह सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रही होती है कि तभी वहाँ हाथों में शादी का कार्ड लिए उसकी बहन चमेली आती है। अरे चमेली, मेरी बहन, तू कैसी है? कितने समय बाद तुझे देख रही हूँ। खबर ऐसी थी कि आना ही पड़ा। मेरी बेटी रीना की 2 हफ्ते बाद शादी है। तुझे और तेरी दोनों बेटियों को जरूर आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग जरूर आएंगे। मेरी बेटी की शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो वहाँ पर अपनी बेटी को ये फटे सूट पहनाकर मत ले आना, वरना हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। इतना कहकर चमेली शादी का कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अपनी मौसी की बातें सुन दोनों बहनें कहती हैं, हमारे पास तो नया सूट नहीं है और हम बिना नए सूट के शादी में कैसे जाएंगे, इसलिए माँ आप ही चली जाना शादी में। तुम लोग फिक्र मत करो, तुम दोनों शादी में जाओगी, वो भी नया सूट पहनकर। सुमन अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट लाने के लिए रात भर जागकर लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके उनके सूट के लिए पैसे जोड़ती है। मेरी कमर, मन तो कर रहा है थोड़ी देर लेट जाऊं, लेकिन अगर लेट गई तो अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट कैसे ला पाऊंगी। सुमन 1 हफ्ते तक लगातार मेहनत करती है और आखिरकार सुमन सूट का कपड़ा लेने के लिए पैसे जोड़ ही लेती है। आखिर मैंने सूट के कपड़े के लिए पैसे जोड़ ही लिए। अब मेरी बेटियां भी नया सूट पहनेंगी। सुमन उन पैसों को लेकर कपड़ा लाने के लिए शहर की तरफ जा रही होती है। तभी अचानक सुमन एक गड्ढे में गिर जाती है और उस गड्ढे के रास्ते वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। हे ऊपर वाले, ये मैं कहाँ आ गई और ये कैसी जगह है? यहाँ तो सारे घर, जमीन, पेड़ सब कुछ सोने और चांदी का बना हुआ है। ये मैं कहाँ फंस गई? अपनी चारों तरफ सोने और चांदी की बनी हुई चीजों को देखकर सुमन काफी हैरान हो रही होती है कि तभी उसके सामने एक रानी आ जाती है। मैं इस जादुई सोने और चांदी की दुनिया की रानी हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस रानी को देखकर सुमन काफी डर जाती है और डरते डरते उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर तुम एक अच्छी इंसान हो, इसीलिए तुम इस जादुई दुनिया में आई हो। इस दुनिया में आने वाला इंसान साफ दिल का होता है। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? हमारी जादुई दुनिया में आने वाले को हम कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियाँ जिंदगी में एक बार अच्छा सूट पहन सके। सुमन की बात सुन वो रानी अपनी जादुई छड़ी से जादू करके सुमन को सोने और चांदी का एक एक कपड़ा देती है। इन कपड़ों से तुम अपनी बेटियों के लिए सोने और चांदी के सूट सिलना।
सुमन रानी से सोने और चांदी का कपड़ा लेकर वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और जल्दी से अपनी बड़ी बेटी के लिए सोने का सूट और वहीं छोटी बेटी के लिए चांदी का सूट बनाकर तैयार कर देती है, जिसे पहनकर उसकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं। माँ, ये सोने और चांदी का सूट तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ माँ, आपने सही कहा था, हमारा सूट सबसे अलग और अनोखा होगा। सोने और चांदी का सूट पहनकर दोनों बहनें काफी खुश होती हैं। तभी जैसे ही दिव्या अपने सोने के सूट पर हाथ फहराती है तो उसके अंदर से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये क्या माँ, मेरे सोने के सूट के अंदर से सोने के सिक्के कैसे गिरे? दिव्या को देख जैसे ही आरती अपने सूट पर हाथ फहराती है तो उसके चांदी के सूट के अंदर से भी चांदी के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों बेटियां काफी खुश होती हैं। इसका मतलब ये कोई साधारण सोने और चांदी का सूट नहीं बल्कि जादुई सोने और चांदी का सूट है, जिससे हम जितना चाहें उतना सोना और चांदी ले सकते हैं। जादुई सोने चांदी का सूट पाकर तो जैसे मानो दोनों माँ बेटियों की किस्मत ही बदल गई थी। दोनों बहनें शादी में भी सोने और चांदी का सूट पहनकर ही जाती हैं, जिसके चलते शादी में हर कोई दुल्हन को छोड़कर सिर्फ उन दोनों बहनों को ही देख रहा होता है। मैंने तुम दोनों से अच्छा सूट पहन कर आने को कहा था, लेकिन तुम तो ये सोने और चांदी का ही सूट पहन कर आ गई। आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मौसी जी, यही समझ लीजिए कि हमारी लॉटरी लग गई है। दोनों बहनें अपने सोने चांदी के सूट की मदद से अपने घर की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल ठीक करती हैं और अपनी माँ को एक बड़ा सा बुटीक भी खोलकर देती हैं और अब तीनों माँ बेटियाँ एक अच्छी जिंदगी जीती हैं। इसी के साथ सोने और चांदी का जादुई सूट पाकर दोनों बहनों में कोई घमंड या लालच भी नहीं आता और अब अपने जादुई सोने चांदी के सूट से वो जरूरतमंद लोगों की भी मदद करती है।